जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत में पाई जाने वाली चट्टानें, भारत के द्वीप, हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत की विशेषताएं, हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सभी वृहद हिमालय सब देख चुके हैं। इसके बाद फिर हम पठारी भाग देखें, मैदान भी देख लिए, साथ साथ नदियाँ, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद हम लोग झील के बारे में भी देखें। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो झीलों पर था। अब झील के बाद हम लोग चलेंगे मानसून। ठीक है, मानसून के बाद आगे हम चलेंगे, फिर मिट्टियाँ आएगी, वनस्पतियाँ आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर इसके बाद हम लोग खनिज में उतरेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हमारा है मानसून पढ़ेंगे। मानसून में हम शुरुआत के थोड़ा बहुत आज देखेंगे। आज ज़्यादा लिखना नहीं होगा, थोड़ा समझने की बात है। आज कल भी थोड़ा समझने की बात ही होगी, मतलब थोड़ा बहुत ही अब लिखना है, समझना ज़्यादा है। मानसून क्या है, जितना ज़्यादा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना ठीक है। ठीक, तो मानसून ज़्यादातर समझने के बाद, जैसे नदियों में क्या होता है, नदियाँ कहाँ से निकल रही है इतना बता दिया कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ जाके गिर जा रही हैं, यहाँ से निकल जा रहे हैं, यहाँ गिर जा रही हैं। उनके क्या है, उनकी सहायक नदियाँ हैं, वो ये सब है। उनका क्षेत्रफल कितना, ये मानसून है। वहाँ तो केवल ऐसा था, इमेजिन करने की बात ही नहीं थी, यहाँ से निकलना बताया जा रहा है तो ठीक है, निकल रही, काम हो गया। लेकिन मानसून में क्या है, जितना ज़्यादा आप इमेजिन कर सकते हो उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें पौने चलेंगी, पौने उठेंगी, फिर गिरेंगी, फिर ठीक है, उसके आधार पर हम देखते हैं जलवायु का विभाजन होता है, चक्रवात बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो ऊपर जाती है हवा, गिरती है, फिर ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये इमेजिन पर ही है, जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मतलब समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग सामान्य जानकारी में देखेंगे कि मानसून और जलवायु हम देखेंगे कि जलवायु है, फिर इसके बाद मानसून। जलवायु और मानसून थोड़ा सा अलग की बात है। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा जलवायु के बारे में, आज क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्लाइमेट या जलवायु। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं इसको। एक बिंदु आप लिख ही लीजिए, भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्या? भारत में क्या पाई जाती है? उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसूनी जलवायु। ठीक, भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी है ना, और ये है जलवायु। ठीक, तो उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जा रही है भारत में, इतना याद रखिएगा, उष्ण मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है, इतना ही समझना। और हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे क्या है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बस इतना आप याद कर लीजिए कि भारत में एक जलवायु की बात किया जाए, मतलब ऐसा नहीं पूरे क्षेत्र पर ये नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत के ज़्यादा क्षेत्रफल पर यही पाया जाता है। ठीक है, उष्ण मानसूनी जलवायु ज्यादातर क्षेत्रफल पर यही पाया जाता है। जैसे इधर है, इधर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ सुडाना टाइप ऑफ जलवायु पाई जाती है, यहाँ टुंडा टाइप जलवायु पाई जाती है। तो वो थोड़े थोड़े क्षेत्र पर है, लेकिन अगर जो ज्यादा भाग पर है, इधर वाले भाग पर भी मिलाकर इधर पूरे क्षेत्र पर देखा जाए तो ज्यादा भाग में दिखता है उष्ण मानसूनी जलवायु। इसलिए भारत की जो जलवायु मान लिया गया है वो उष्ण मानसूनी जलवायु कहा गया है। ठीक है, जो विश्व में है वो कुल 11 प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उसमें से एक मानसूनी जलवायु है। ठीक, तो मानसूनी जलवायु तो भारत में है, साथ ही साथ कुछ कुछ जगह अलग अलग भी है। ठीक है, मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होगा, मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी, यहाँ सुडाना टाइप ऑफ जलवायु होती है, ऊपर टैगा या टुंडा, ठीक है, टुंडा जलवायु होती है। तो वो अलग अलग बातें हैं। ठीक, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रफल पर, जो भारत के ज्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है वो उष्ण मानसूनी जलवायु। इतना बस याद रखना, और कुछ नहीं करना। देखिए, हम लोग बात करते हैं उष्ण मानसूनी जलवायु की बात, उससे पहले कुछ थोड़ा देख लेते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी ऐसे तो नहीं है, तिरछी है, लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, कि इसका उत्तरी ध्रुव ये है
और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये है, ठीक है। तिरछा है, हम लोग 23.5 डिग्री, हम लोग अक्षांश और देशांतर देख चुके हैं, ठीक है। तो अब ये सब बताने की जरूरत नहीं कैसे, लेकिन हम लोग समझने के लिए हम ऊपर ही मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये है पृथ्वी, और इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, और ये हो गई रेखा। ये कौन सी रेखा, ये है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, ठीक। यहाँ से एक रेखा और खींचते हैं जिसे क्या कहते हैं 23.5 डिग्री। एक रेखा और खींचते हैं जिसे कहते हैं 66.5 डिग्री। इसी तरह इधर भी एक रेखा खींचे जिसे 23.5 डिग्री। एक रेखा खींच दिए, इसे क्या कह दिए 66.5 डिग्री, ठीक। इतना इसको याद रखिए। तो देखिए ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो एक बिंदु के रूप में है ना, वो कोई रेखा तो है नहीं। मान लीजिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री तो बिंदु के रूप में है, ठीक है, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक रेखा ही मान लीजिए, ठीक। तो 0 डिग्री, 23.5, 23.5, 66.5, 66.5 और 90, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री होता है ये, ठीक ठीक। ये रेखाएं जो खींच रही ये हैं हमारी अक्षांश रेखाएं, बताया गया है। अक्षांश में जब देखें तब बता दिया गया। तो अक्षांश एवं देशांतर समझ रहे हैं, जो खड़ी लाइन होंगी वो देशांतर, जो इस तरह होंगी हॉरिजॉन्टल वो क्या कहलाएंगी, वो ये क्षैतिज जितनी रेखाएं होंगी वो अक्षांश कहलाएंगी, ठीक है। तो देखिए अगर जलवायु की बात करें, जलवायु 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर, ये 23.5 डिग्री उत्तर है, ठीक है, और ये क्या है दक्षिण, और ये भी दक्षिण, ये पूरा ये भी दक्षिण है, ठीक। देखिए 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है, एक जलवायु पाई जाती है। उसे मतलब उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय, क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी जलवायु की बात नहीं कर रहे हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, क्या कहते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। मतलब 0 डिग्री ये पूरा क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक और 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र ही कहलाएगा। अब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य जो ये वाला क्षेत्र होगा ये कहलाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, शीत का मतलब ठंड, उष्ण का मतलब गर्मी, ठीक है। ये पूरा गर्म है इसलिए उष्ण कटिबंध कहा गया, ठीक है। क्यों गर्म है, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें, सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान तक क्या होती है लंबवत पड़ता है। साल में एक अक्षांश पर एक बार लंबवत जरूर किरणें पड़ती है, इससे ऊपर लंबवत किरणें सूर्य की नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, झुकी होने के कारण जो किरणें पड़ती है वो केवल 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पड़ती है, ठीक है, ठीक। ये हो गया शीतोष्ण, और ये कौन सा क्षेत्र हो गया शीत। इसका मतलब 66.5 डिग्री से 90 के मध्य कौन सा क्षेत्र होगा, वो होगा शीत कटिबंध। और ये कौन सा कटिबंध होगा, इसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ठीक। यही स्थिति नीचे भी होगी या नहीं, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा उष्ण, ठीक ठीक। यही क्षेत्र ये वाला भी होगा उष्ण, ये होगा शीतोष्ण, और ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा शीत, ठीक ठीक है। शीत का मतलब यहाँ ठंडी पड़ रही है, शीतोष्ण का मतलब ठंड और गर्म दोनों है, और ये क्षेत्र है पूरा उष्ण है, ठीक है, केवल गर्मी है, ठीक। तो यहाँ गर्म है, ये भी नीचे उसी तरह का, जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे, क्योंकि 0 डिग्री मध्य में है, ठीक। ये समझना था। अब थोड़ा देखते हैं, ये जो 23.5 डिग्री है इसे क्या कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, जो उत्तर में है 23.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा उसे क्या कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं ये है कर्क रेखा, लिखें आप लिख लीजिए, ये है कर्क रेखा, क्या है कर्क रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिण में देख रहे हैं तो ये है मकर रेखा, ठीक है। जहां तक कोई परेशानी तो होगी नहीं। ये सब हम कहाँ देखे हैं, आप विश्व भूगोल वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पास अक्षांश एवं देशांतर देखें, ठीक है, वो वहां पास ये सब बताया गया, ठीक ठीक।
देखिए अब ये सब मालूम चल गया। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। भारत कहाँ स्थित है? भारत इस मध्य में स्थित है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। मतलब देशांतर बांटता है पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में, जबकि अक्षांश बांटता है जो 0 डिग्री अक्षांश है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत 23.5 डिग्री के लगभग इसके मध्य से होकर जाता है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पास भारत स्थित है, ठीक है। ये भारत के मध्य से होकर जा रहे, मतलब रेखा यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। अब हम देखते हैं, इतना समझ में आ गया, बस कर्क रेखा अब यहाँ से गुजर रही है तो अब उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक, बस आप याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंध इसके नीचे वाला क्षेत्र होगा। भारत का जो नीचे वाला भाग होगा वो उष्ण कटिबंध में आएगा, ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध आएगा। इतना समझ आए ना? ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है। ठीक, अब इसे हम रफ करते हैं, इसका अब केवल इतना ही महत्व था, ठीक। ठीक है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी या उष्ण कटिबंधी कहें या उष्ण मानसूनी जलवायु, ठीक है। उष्ण का मतलब होता है गर्म होता है, ठीक। ठीक, अब कर्क रेखा देखें, ठीक, देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही, ठीक है। ठीक, ठीक है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इतना, ठीक। यहाँ पास गुजरात है, राजस्थान में थोड़ा सा भाग इसका छूता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये त्रिपुरा का है और ये क्या है? मिजोरम, ठीक है। तो 1 2, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड हो गया 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6 और राजस्थान 7 और यह गुजरात 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ हम भारत की स्थिति और विस्तार में इसके बारे में देख लिए हैं, ठीक। अब देखिए, अभी हम लोग देखें कि कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग शीतोष्ण भाग है। अभी हम चित्र में बना के देखे ही थे कि 23.5 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होंगे, ठीक। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है और भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। इसका जो नीचे वाला भाग होगा उसे क्या कहेंगे? उष्ण। लेकिन इसके ऊपर वाले भाग को तो शीतोष्ण होना चाहिए कि नहीं? जिस प्रकार अभी हम लोग देखे हैं चित्र में, जिस प्रकार देखें कि 23.5 डिग्री वाला भाग के जो ऊपर वाला भाग है उसे शीतोष्ण कहेंगे या नहीं कहेंगे? ठीक, क्योंकि वहां पास अभी बताया गया कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य जो भी क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कहलाएगा, और 23.5 डिग्री से जो 0 डिग्री के मध्य होगा वो उष्ण कटिबंध कहलाएगा, और 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य शीत कटिबंध कहलाएगा। मतलब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक। ठीक है, लेकिन भारत में स्थिति थोड़ा उलट है। अब देखते हैं उलट का मतलब कि ये वाला भी क्षेत्र उष्ण कटिबंध में भी आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध में क्यों आ जाता है, उसका कारण ये है, हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में देख चुके हैं। हिमालय पर्वत यहाँ से लेता है और पश्चिम से, ठीक है, ये पश्चिम से होते हुए सीधा ये पूर्व तक जाता है, ठीक ठीक। और ये लगभग आप जानते हैं कि 8000 की ऊंचाई तक भी है, ठीक है। ये चोटियाँ 8000 की ऊंचाई तक भी है, ठीक। और अगर हम सामान्य रूप से अगर एवरेज लें तो 6000 तो है ये, ठीक है। 6000 मीटर की ऊंचाई पर मतलब 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब ये पर्वत पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तृत है, ठीक। अब ये बताइए कि ऊपर क्या है, ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ठंड मिलती जाएगी, ठीक है। मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसे हम आगे जाएंगे, रूस में जाएंगे, साइबेरिया वाले क्षेत्र में बहुत ठंड रहेगी, उससे ऊपर जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्र में तो पूरा ठंडी है। जब वहां से हवा चलती है, ठीक है, हवा क्या होगी, मान लेते हैं कि इसको फिर से बनाते हैं। ये क्षेत्र है, ये है 23.5 डिग्री, और भारत यहाँ है, ठीक है। ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र है, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ से ठंडी हवा लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा और इधर है, ठीक ठीक। ये लगातार इधर से हवा चलती रहती है, मान लेते हैं इधर से हवा लगातार चल रही है, ठीक है। इधर से हवा चल रही है, ये इधर से ये पूरा हवा चल रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये पूरी हवा चल रही है इधर से, कहाँ से? साइबेरिया और ध्रुवीय क्षेत्र से, ठीक ठीक।
ऐसे हवा चल रही है। ये हवा क्या करती है, अब आप ये बताइए, ये हवा पर्वत क्या करती है, रोक देती है। ठंडी जो पवनें आ रही हैं उधर से, जो ठंडी पवन आ रही है वो कौन रोक दे रहा है, हिमालय पर्वत हमारा रोक दे रहा है, ठीक है। जिस कारणवश ये वाले क्षेत्र पर अत्यधिक ठंड पड़ ही नहीं पाती, ठीक है। जैसे वहां पास अत्यधिक ठंड पड़ती है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो बर्फ से जमा ही रहता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अब ये जो पवनें ठंडी आ रही हैं, जब इस क्षेत्र को ठंड नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये उष्ण वाले क्षेत्र पर तो आ ही जाएगा, ठीक। उष्ण वाला क्षेत्र आ गया तो आप ये समझ गए कि ये लगभग पूरा क्षेत्र अब उष्ण में आएगा, ठीक। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना, शीतोष्ण क्यों नहीं होगा, कारण ये है हिमालय पर्वत के कारण। अगर ये हिमालय पर्वत ऐसे खड़ा खड़ा होता, ठीक है, तब क्या होगी, पवने चली आती और पवने चली आती तो यहाँ ठंड जरूर पड़ती, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में जबरदस्त ठंड पड़ती, ठीक। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त ठंड न पड़ने के कारण एक ये है कि हिमालय पर्वत जो ठंडी पवनों को जो साइबेरिया और ध्रुवीय क्षेत्र से चलती हैं उसको रोक देती है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, उष्ण समझ में आ गया, तो उष्ण क्यों है ये है। अब मानसूनी का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। मानसूनी का मतलब ये होता है, जो मानसून होता है, मानसून का अर्थ ये होता है कि ऋतु जैसे आती है, ऋतु का मतलब समझ रहे हैं ना, ठंडी, गर्मी, शरद, हेमंत, शिशिर, ये जितनी भी ऋतुएं हैं, ठीक है, बसंत ऋतु, ठीक। ये सभी ऋतुएं क्या है, जैसे जैसे ऋतु आती है वैसे वैसे हवा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ठंड में जैसे हवा चलती है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ बहती है। अब जैसी हवा गर्मी आती है वैसे दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ हवा बहना लगती है। ये क्यों बह रही है हम लोग देखेंगे अच्छे से। यहाँ तो हम थोड़ा बहुत देखेंगे, जितना समझने की बात है यहाँ पास हम देखेंगे, लेकिन हम लोग जब विश्व भूगोल में आगे चलते जाएंगे, जैसे अभी पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ एक भाग ही आएगा पूरा, जलवायु आएगा और वायु आएगा। तो वायु में ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वहां तो पढ़ेंगे, यहाँ भी जितना समझने की बात होगी उतना समझेंगे, ठीक है, ठीक। तो अब ये बताइए, मानसूनी का मतलब, मानसून का मतलब ये हो गया कि ऋतु जैसे परिवर्तित हुई वैसे वैसे हवा भी परिवर्तित होती है, ठीक, ठीक है। गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में हमेशा हवा चलती है। अब ध्यान दीजिएगा, गर्मी के दिन में हमेशा हवा चलती है, ये इधर इस तरह, ये है गर्मी की कंडीशन, ठीक है। गर्मी में ऐसी हवा चलती है, ये है गर्मी, गर्मी के दिनों में, ठीक है। और हम अगर ठंडी के दिनों की बात करें तो हवा कैसे चलेंगी, हवा चलेंगी ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक। तो भारत ऐसे है, तो हवा गर्मी के दिनों में दक्षिण से प्रवेश करती है, हवा गर्मी के दिनों में दक्षिण से प्रवेश कर जाती है, ठीक, ठीक है, ठीक। अब जब ये हवा प्रवेश करती है, तो हवा जब प्रवेश करती है तो इनमें नमी होगी, क्यों, क्योंकि ये समुद्र से बहकर आ रहे हैं, ठीक है। जब समुद्र से बहकर आएंगी तो हवा में क्या होगी, नमी होगी, और ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, यहाँ भी वर्षा करेंगे, साथ ही साथ ये वाला क्षेत्र यहाँ जो है पश्चिमी घाट है, यहाँ से भी वर्षा करेंगे, दूसरा भाग यहाँ जाएगी, यहाँ भी पूरे में वर्षा करेगी, तो पूरे क्षेत्र में वर्षा हो जाती है और हवा यहाँ से प्रवेश करती है। हम लोग अभी देखेंगे, अभी हम इसके बाद जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो उसमें तो ये सब है, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसे कि यहाँ से प्रवेश करके यहाँ तक दिल्ली तक भी वर्षा करते हुए जाती है, ये पवन जाती है यहाँ पास पूरा वर्षा करते हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये गर्मी के दिनों में हवा क्या चल रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, और ठंडी के दिनों में क्या हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा चलती है, इसे मानसून कहते हैं, ठीक है। कि हवा में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे वर्षा में भी परिवर्तन आता है। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि इनमें नमी है। ठंडी के दिनों में इधर से हवा चलती है तो ऊपर तो स्थल भाग है ना, वहां तो मतलब है, जल तो है नहीं, समुद्र तो है नहीं ऊपर कि वहां से हवा क्या कर लेंगे, नमी ले लेंगे और आकर वर्षा करेंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि नीचे क्या है, जल है, तो हवा जाती है नमी लेकर और वर्षा कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो वर्षा नहीं कर पाती। कारण यही है कि वहां ऊपर जल उनको नहीं मिल पाता, नमी नहीं मिल पाती। जब नमी ही नहीं होगी वायु में तो वर्षा करेगी नहीं। इस कारण क्या हुआ, गर्मी के दिन में तो अच्छी वर्षा हो जाती है, ठंडी के दिनों में थोड़ा बहुत ही वर्षा हो पाती है, ठीक है। लगभग 90% वर्षा तो लगभग गर्मियों के दिन में ही होती है, ठीक है। ठंडियों के दिन में 10%, वो भी हम देखेंगे कैसे होती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे और थोड़ा बहुत यहाँ वाले क्षेत्र पर होती है, उसका अलग अलग कारण हम लोग देखेंगे। अब जलवायु पढ़ ही रहे हैं, मानसून पढ़ेंगे तो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। मानसून का मतलब ये हो गया कि ऋतुएं जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे हवा में भी परिवर्तन होता है। गर्मी के दिनों में इधर से चलेंगे, ठंडी के दिनों में हवा ऐसे चलती है, क्यों चलेंगी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन इतना समझ में आया कि
चलती हैं, बस इतना मान लीजिए कि चलती हैं। अब क्यों चलेंगी इसका जवाब मिलेगा, ठीक है, जवाब मिलेगा क्यों ITCZ क्या है, ठीक है, क्यों निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, तो ये सब इसी कारणवश होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक। रफ करें, इसको रफ कर दें, ठीक। तो उष्ण मानसूनी जलवायु केवल इतना लिखना था, और लिखने के बाद और कुछ नहीं करना था, केवल सुनना था। और सुनने का मतलब कि आपको समझ में आ जाए, और इसमें कुछ लिखना नहीं था। बस कारण ये है कि उष्ण क्यों हो गया, हिमालय पर्वत के कारण। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होगा तो उष्ण नहीं कहलाता। मानसून क्यों है, क्योंकि मानसून के ऋतु में परिवर्तन होता है, जैसे वैसे हवा में परिवर्तन हो, तो उसके अनुसार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ भी वर्षा होगी, पूरे ये क्षेत्र पर वर्षा होगी, इस क्षेत्र पर भी पूरा वर्षा होती है। तो मानसूनी का मतलब ये हो गया कि जब पूरे क्षेत्र में वर्षा हो रही है, इसका मतलब उष्ण वाला क्षेत्र है, क्योंकि वर्षा हमेशा उष्ण क्षेत्र पर ही होती है। आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र है 10 डिग्री उत्तर, और ये मान लेते हैं 0 डिग्री और 10 डिग्री दक्षिण। यहाँ पास वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ मतलब ये 10 डिग्री उत्तर है और ये 10 डिग्री दक्षिण है, ठीक है, ये 0 डिग्री। यहाँ पास वर्ष भर वर्षा होती ही रहती है, ठीक है। यहाँ कभी वर्षा रुकती नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती ही रहती हैं। जब लगातार ही पड़ेंगी, इसका मतलब यहाँ गर्म क्षेत्र है। जब गर्म क्षेत्र है तो वर्षा खूब होती रहती है। गर्म क्षेत्र पर ही वर्षा होती है, ठीक है। ठंडे क्षेत्र पर तो वर्षा नहीं होती। कारण यह है कि हवा ठंडे क्षेत्र पर बैठती है और गर्म क्षेत्र पर हवा ऊपर उठती है। जो हवा ऊपर उठेंगी और जिसमें नमी होगी वो वर्षा कर देंगे। जो हवा ऊपर से नीचे बैठेंगी वो वर्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें नमी ही नहीं रहेगी, ठीक है। और नीचे आने पर और वो शुष्क होती जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब हम ये सब कहाँ देखेंगे, हम वायुदाब में देखेंगे। वायुदाब पेटियां, जलवायु हम लोग जब विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं ना, वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ जितना काम है उतना हम लोग देखेंगे, उसके बिना तो आगे काम ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही था। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है वो केवल इतना ही था, ठीक है। यहाँ समझ में आया, इतना ही समझना था कि उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी या उष्ण मानसूनी जलवायु है वो क्या है, ये है जो बताया गया है वही है, ठीक है, ठीक। भारत को मतलब भारत में तो ये जलवायु पाई जाती है, मुख्य रूप से बताया गया ना। विश्व में लगभग 11 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे एक उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, फिर एक होती है सबसे ऊपर ठंडे क्षेत्र पर जो होगी वो टुंड्रा प्रकार की जलवायु होगी। एक होती है मानसून प्रकार की जलवायु। इसके बाद सूडान टाइप ऑफ जलवायु होती है। फिर एक मरुस्थलीय जलवायु होती है, चाइना टाइप ऑफ जलवायु होती है, स्टेपी टाइप ऑफ जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन जलवायु होती है, ठीक है। और इसके बाद लॉरेंसियन टाइप ऑफ जलवायु होती है। इसके बाद टैगा या मतलब टैगा जलवायु होती है, उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। टैगा जलवायु हो गई, और एक ब्रिटिश, ठीक है, मतलब ब्रिटेनियन जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ जलवायु वो भी होती है, ठीक। तो कितने हो गए, 11 हो गए ना। तो इतनी ही जलवायु विश्व में पाई जाती है, उसी को आधार अलग अलग रूप से डिवाइड कर दिया गया, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का क्षेत्र। जैसे चाइना में चाइना के नाम से पड़ा चाइना टाइप ऑफ, जैसे ब्रिटिश टाइप ऑफ जलवायु ब्रिटिश के अनुसार, सूडान टाइप ऑफ जलवायु सूडान के अनुसार पड़ा। मानसून जलवायु मानसूनी जलवायु भारत में पाई ही जाती है, ठीक। अलग क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ जलवायु आप जानते हैं कि मरुस्थलीय है, यहाँ पर सूडान टाइप ऑफ। ऊपर आप देखेंगे शीत ऋतु वाली जलवायु है ना, तो वहाँ शीत रोग है पूरे क्षेत्र में, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में मानसूनी जलवायु। इसलिए भारत की जो जलवायु मानी गई है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। कल हम लोग जो शुरू करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे जलवायु की विशेषता तथा जलवायु को, भारत में जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको देखेंगे कि अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उच्च व छवि, ठीक है। जो धरातलीय पवनें हैं, ऊपर चलने वाली पवनें, ये सभी पवनें क्या होती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। लगभग 7-8 कारण जो भी हैं वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और विशेषताएं भी देख लेंगे, पवनों का विकिरण होता है, जलवायु में विविधता पाई जाती है, जलवायु में एक रूपता पाई जाती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वर्षा परिवर्तनशील होती है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें आप चिंतित मत रहिए, ठीक है। हम लोग कंप्लीट तो पूरा करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक। कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल, वो भी जलवायु के नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, ठीक।